अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। उसका पहला लेक्चर स्टडी करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी को देखेंगे, वर्क एनर्जी होता क्या है और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी दरअसल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्क इज़ द क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिटरली अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। और एनर्जी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि आपकी बॉडी की कितनी सलाहियत है कि वो कितना काम कर सकती है। ठीक है, तो ये उस बॉडी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक, तो ये तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, एनर्जी के बारे में और भी पढ़ेंगे और वर्क के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज हम उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। समझ आ गई? ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि अगर आप एक दफ्तर में काम करते हैं, बैठे हुए लैपटॉप पे काम करते रहे, तो आप शाम को थके हारे घर जाते हैं, तो आपकी अम्मी कहती हैं मेरे बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा काम किया, सारा दिन काम करता रहा है और आप बहुत थक गए हैं। तो दरअसल आपने फिज़िक्स की लैंग्वेज में कोई काम नहीं किया। ठीक है, फिज़िक्स की लैंग्वेज में, फिज़िक्स के रूल से आपका वर्क ज़ीरो है। ठीक है, तो वर्क दरअसल होता क्या है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। बॉडी क्या कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे उस फोर्स की वजह से। तो वो जो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या कहलाएगा, वर्क। तो ना ही आपने साथ में बैठे बैठे काम करते रहे हैं, ना ही तो आपके ऊपर कोई फोर्स लगा, आपने किसी चीज़ में फोर्स लगाई है, और ना ही उस बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो फिर दैट्स वाई तो वर्क आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि अगर फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही कवर करे तो भी वर्क होगा। इस तरह से भी हो सकता है कि अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से वो बॉडी रुक जाए, तो वो भी वर्क कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वर्क क्या होगा, displacement when force act on a body, it covers some displacement or it stops। ठीक है बेटा, जब कोई फोर्स एक्ट होती है किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी क्या करती है, कवर सम डिस्प्लेसमेंट। वो क्या करती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, या इट स्टॉप्स, या वो रुक जाती है। पहले मूव कर रही थी, फोर्स लगने के बाद वो बॉडी रुक गई है, तो वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क क्या कहलाएगा कि आपने वर्क किया है बेटा। ठीक है, तो फोर्स किसी बॉडी पे लगी है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर दिया बॉडी ने, तब भी आपने वर्क किया। फोर्स के लगने से बॉडी स्टॉप हो गई है, तब भी आपने क्या किया बेटा, वर्क किया। तो ये दोनों कंडीशंस बेटा वर्क हैं। ये आप लिख लेंगे, आप बुक में नहीं लिखी हुई दोनों बातें। ठीक है, दोनों बातें नहीं, ये इसको लिखना इस तरह से नहीं लिखी हुई। अच्छा, इसकी वैसे डेफिनेशन अगर हम करें वर्क की और किसी तरीके से, अब जरा देखो, यहाँ मैं कुछ एक डायग्राम बनाता हूँ, इधर बना लेते हैं। ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर आप लगाते हैं क्या बेटा, फोर्स। इस डायरेक्शन में अपने रस्सी के साथ इसको बांधा हुआ है, और ये फोर्स का वेक्टर है, और ये इसके साथ एंगल थीटा बनाता है बेटा। ठीक है, ये ब्लॉक मूव करके इधर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये फोर्स का वेक्टर है आपका,
और ये स्टिल एंगल थीटा बना रहा है। समझ आ गई। इस पॉइंट से ये मूव करके इस पॉइंट तक चला गया है और फिर डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी की। बात समझ आ गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डी है और लगने वाली फोर्स है वो एफ है, और बेटा एफ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। समझ आ गई। तो अब देखो, अब इसका वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि इस वेक्टर के फोर्स वाले वेक्टर के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। इधर से एक वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा। समझ आ गई। तो यानी कि मैं फोर्स वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए बेटा। ये एफ वेक्टर था और ये एंगल थीटा बन रहा था। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एफ साइन थीटा, ऐसे ना बेटा, और साथ वाली साइड होती है एफ कॉस थीटा। बात समझ आई। हमने वेक्टर फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो। बेटा बात समझ आ गई। अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ये वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या नाम है बेटा, एफ कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है एफ साइन ऑफ थीटा। एफ वाई है और ये एफ एक्स है बेटा। ठीक है। तो बताओ जरा कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। यानी कि एफ कॉस ऑफ थीटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ। बेटा बात समझ आ गई। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अब लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ, अभी हम वो भी डेफिन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered by the body and the component of force and the component of force along the displacement, along the displacement is called वर्क, इज कॉल्ड वर्क। बेटा बात समझ आई। तो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, कवर्ड बाय द बॉडी, वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर की है, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो कंपोनेंट लेंगे जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है, जो क्या है बेटा, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है, इज कॉल्ड वर्क। ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, वर्क कहलाएगा। समझ आ गई। अब जरा देखो कैसे, कि वर्क इज इक्वल टू, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें इसकी, work is equal to displacement multiply component of force along displacement। बात समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डी, कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की बॉडी ने, डी, और कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम लेंगे जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो, एफ कॉस ऑफ थीटा। क्या है बेटा, एफ कॉस ऑफ थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो जब एफ डी कॉस ऑफ थीटा क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म लिख लें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। बात समझ आ गई। तो अब देखो, हमने यहाँ पे क्या बात की, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। हम इसका उलट भी कह सकते हैं, कैसे भला, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड डिस्प्ले कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले लें जो कि फोर्स के अलोंग हो, जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट हम वो ले सकते हैं बेटा। लाजमी नहीं हर बार फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी लेंगे। वो कि अगर वो कंपोनेंट देखेंगे तो डी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, तो तब भी प्रोडक्ट एफ डी कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा बेटा। बात समझ आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से ये चीजें आ जाएंगी, एफ डी कॉस ऑफ थीटा बेटा। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक डेफिनेशन और पता चल गई है, किसकी, वर्क की। वर्क की एक डेफिनेशन क्या पता चली, एन अदर डेफिनेशन, एन अदर डेफिनेशन क्या बनी बेटा, द डॉट प्रोडक्ट
कि स्केलर प्रोडक्ट का वर्ड यूज कर लें, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, इज कॉल्ड वर्क। तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट लिख दें या स्केलर प्रोडक्ट लिख दें तो एक ही बात होगी बेटा, समझ आ गई? तो अब देखो कि आपका हमने यहाँ से पता चल गया कि इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होगा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो आंसर क्या आएगा आपके पास? वर्क। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि वर्क कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात में जाके स्केलर क्वांटिटी होगी, इसी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, ठीक है? अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या बनेगा? अब जरा गौर समझो बेटा, ये जो वर्क है ना, वर्क ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कितनी चीजों पे बेटा? तीन चीजों पे। एक तो बेटा फोर्स पर, कि फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कितना पैदा हो रहा है, और एंगल कितना बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान। बात समझ आ गई? ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों पे डिपेंड करता है ये, ठीक है? तो अगर हम देखें, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है? तो उसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। यूनिट ऐसा यूनिट इज न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। और बेटा इसका थीटा का कोई यूनिट होता है? नो। क्योंकि जो आपका cos थीटा होता है ये रेशियो होती है। क्या होती है बेटा? रेशियो होती है दो लेंस के दरमियान बेटा, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है? ये पता है ना आप लोगों को? तो ये हाइपोटेनस भी मीटर्स में और बेस भी मीटर्स में, तो आंसर रेशियो का आंसर यूनिट कोई भी नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क बेटा, ठीक है? अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी बेटा? m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2। बेटा बात समझ आ गई? m l t माइनस 2 तो होती है ना उसकी फोर्स की, फोर्स के साथ लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है तो लेंथ का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? इस तरह से याद रखना आपने। कोई बात याद मुश्किल लगी हो जरा पूछो। हमने इसका यूनिट देखा, इसका बेटा क्या देखा? डायमेंशंस देखी, इसको देखा ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, समझ आ गई? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना आपने दिया, अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस करना। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं किया हमने डॉट। हाँ, देखो जरा गौर से, डॉट का फार्मूला खोलो जरा, क्या बनेगा? बताओ शाबाश। ये बनेगा ना फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला होता है। क्रॉस होता तो यहाँ पे साइन थीटा होता। समझ आ गई? अब क्योंकि ये वाला फार्मूला ऊपर बना हुआ है तो ये किसके बराबर है? इसलिए डॉट लगाया, अपनी तरफ से नहीं लगाया, अपनी मर्जी से नहीं लगाया हमने। पास में जाई नहीं है तो पूछ लो। अच्छा बेटा, तो ये डायमेंशंस बेटा देखो, हमने इसकी डायमेंशन देखी है, ठीक है? अब जरा गौर से समझना बेटा, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? जीरो है, तब भी वर्क जीरो होगा। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और फोर्स उसके ऊपर लगने वाली जीरो है, तब भी वर्क जीरो होगा। बात समझ आ गई? अब जरा देखते हैं इसी केसेस हम पढ़ते हैं कि ये बॉडी है, ये क्या बेटा? बॉडी है। तो आप इसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है बेटा? तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बहुत कम, अगर आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं बेटा? फोर्स लगा रहे हैं बहुत ज्यादा कम, बहुत कम फोर्स लगा, तो ये मूव नहीं करती, मूव नहीं करती, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? जीरो। तो वर्क डन भी क्या होगा बेटा? जीरो। बात समझ आ गई? अब एक बॉडी है, मूव कर रही है, ये बॉडी थी, आपने इसके ऊपर लगाई बेटा फोर्स, छोटी सी फोर्स लगाई,
और ये किसी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। किस सरफेस पे रखी हुई है बेटा? स्मूथ सरफेस। उस सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है। ये सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कौन सी सरफेस है बेटा? फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ऐसी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे आपने इसको थोड़ी सी फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये इतना सा मूव करेगी बेटा आपकी फोर्स की वजह से, लेकिन क्योंकि अब आपने फोर्स हटा दिया, अब आप फोर्स नहीं लगा रहे और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो इसका मतलब है ये बॉडी मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी इस डायरेक्शन में, कंटिन्यू रहेगी इसकी मोशन। क्योंकि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ जो पढ़ा था वो क्या कहता है कि बॉडी अपनी मोशन को ही कंटिन्यू रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो बेटा। बात समझ आई? वो चलती रहेगी, मूव करती रहेगी। अब हमने कहा वैसे किसी बॉडी को थ्रो करें, जमीन पर रोल करें, तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है जो कि उसकी मोशन को रिटार्ड करती है और बॉडी रुक जाती है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन तो हमने कहा खत्म है, यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन लेस सिस्टम है, तो ये थोड़ा सा इसको जर्क देने के बाद ये मूव करती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। लेकिन आपने फोर्स कहाँ लगाई थी? बस इस इंटरवल में लगाई थी, उसके बाद आपने फोर्स लगाना बंद कर दी थी। इस इंटरवल में तो आपने वर्क किया है, उसके बाद आपकी फोर्स क्या हो गई बेटा? जीरो। इस टाइम में फोर्स क्या हो गई? जीरो। तो इधर तो आपने वर्क किया था, लेकिन इसके बाद जब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करती जा रही है कवर, लेकिन फोर्स का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हो रहा, तो इसके इस दौरान में इसका वर्क जो होगा वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। कोई बात समझ ना आई? जरा पूछ लो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंगल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। क्या बेटा? अभी एंगल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, तो अब जरा देखो गौर से कि इफ अगर आपका एंगल जो है लेस देन 90 हो, 90 डिग्री हो, तो उस केस में जो कॉज आपका जो फंक्शन होता है कॉस थीटा, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो उस केस में वर्क डन जो आप निकालेंगे वो भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। बात समझ आ गई? जब आपका एंगल लेस देन 90 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका उस बेटा क्वाड्रेंट में आपका जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है बेटा उस क्वाड्रेंट में। ठीक है? इफ योर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब है आपका जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है? हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री। अगर आप बुक्स में यहाँ पे 180 डिग्री भी लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री तक भी नेगेटिव होता है और 270 डिग्री तक भी नेगेटिव होता है। तो ज़्यादा जो यहाँ पे एक्यूरेट बात करेंगे वो हम 270 डिग्री की बात करेंगे बेटा। ठीक है? थीटा बड़ा है किससे? 90 डिग्री से, और थीटा छोटा है किससे? 270 डिग्री से। इस दौरान कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? इस कॉस के नेगेटिव होने की वजह से वर्क भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव वर्क, ये फोर्स कैसे लगती है? अब देखो, जब आप बॉडी मूव कर रही थी, ये बॉडी जब मूव कर रही थी, आप फोर्स तो लगा रहे थे इसके ऊपर। जरा देखो, ये बॉडी को आपने पुश किया, आप इसके ऊपर फोर्स तो लगा रहे थे, ये मूव कर रही थी, लेकिन इस जगह जब मूव करते करते इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है। क्या लग रही होती है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसकी मोशन के अगेंस्ट होती है, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है बेटा? अगेंस्ट होती है। तो वो जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। ठीक है? तो 180 डिग्री में जो एंगल बनता है उसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। वो क्या होगा बेटा? वो नेगेटिव वर्क डन होगा। ये हम लिखते हैं इसका कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है। बात समझ आ गई? तो वर्क क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ठीक? दूसरी बात, अच्छा तीसरी बात, अगर हम क्या कहते हैं कि भाई अगर आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए बेटा? 90 डिग्री हो जाए। थीटा क्या है? दरअसल एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। क्या होती है बेटा? तो वर्क भी कितना होगा? जीरो। ये कब होगा? ये होगा जस्ट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से बेटा?
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा देखो, एक बॉडी है वो रोटेट करती है इन ए सर्कुलर पाथ, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग द टेंजेंट होता है बेटा, और उसको लगने वाली फोर्स होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है। वो किस तरफ होती है बेटा? और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री। और ये फोर्स है कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ आ गई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है ना, तो इसका इस केस में जो वर्क डन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो, तो उसका वर्क डन नहीं होता। इफ अगर बॉडी क्या बनाती है बेटा? 0 डिग्री एंगल बनाती है, फोर्स 0 डिग्री एंगल बनाती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 0 डिग्री एंगल बनता है। तो फिर बेटा cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। जो क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। और वर्क डन क्या होगा फिर उस केस में? मैक्सिमम होगा बेटा। क्या होगा? मैक्सिमम। कोई बात नहीं, समझना है, जरा पूछ लो, मुश्किल बात तो नहीं की हमने कोई। अब जरा देखो गौर से कि हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एक आप हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बाल्टी है, बकेट जिसको कहते हैं हम, इसको आपने उठाया हुआ है ऊपर की तरफ, फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं आप, ऊपर की तरफ। बात समझ आ गई? और आप इसको लेके चल रहे हैं इस तरफ, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन फोर्स आपकी लग रही है जो वर्टिकल है बेटा। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो अब वो पूछता है आपसे कि इसमें वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि एफ लग रही है, डी लग रहा है, cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो वर्क डन कितना होगा? 0। ये बात याद रहेगी? आपका क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये। दूसरी बात बेटा ये कि आपसे पूछा गया है कि भाई एक बच्चा है वो दीवार के ऊपर लगा रहा है फोर्स। क्या लगा रहा है बेटा? दीवार के ऊपर लगा रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी, दीवार जो मूव नहीं करती, दीवार मूव नहीं करती, तो दीवार की डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? 0। तो दीवार की डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से उसका वर्क डन कितना होगा? 0 है। क्या हो गया? वार्निंग आ रही है? कहता है चल रही है, रुक चलो बता दे रहे हैं। तो बेटा इसका क्या होगा? वर्क यहाँ पे भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ग्राफ इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो हम इधर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये बेटा, ठीक है। हम वो कंपोनेंट लेंगे इधर फोर्स का जो कि हम यूज करें, जो कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो, जो कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो। ये एफ कॉस ऑफ थीटा, और इधर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं बेटा। ठीक है। तो देखो इस फर्स्ट चलो ये फोर्स लग रही है कोई इतनी, और वो हम क्या करें, फोर्स क्या बेटा? कांस्टेंट है, तो वो अलोंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये वेरिएबल फोर्स होती तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अगर आप देखो फोर्स चेंज नहीं हो रही, ये अलोंग द एक्स एक्सिस रह रही है, तो ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। यहाँ तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर, हम इनको नाम देते हैं ओ ए पी का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो जरा देखो कि ये कहाँ ग्राफ बन गया। क्या बन गया बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या बन गया? ग्राफ। तो ये इसका एरिया है जो कि इस बॉडी ने क्या किया है, अंडर द ग्राफ हमारे पास शो हो रहा है। समझ आ गई बेटा? तो वो कहता है कि अगर आप इस ग्राफ का एरिया मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें? एरिया, तो वो वर्क डन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? तो एरिया अगर हम मालूम करें इस ग्राफ का, तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना। ये रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इसकी क्या बनेगी? ओ ए, या कुछ भी कह दें, या ए पी ले लें इसकी लेंथ, ए पी मल्टीप्लाई ओ ए। ठीक है। ए पी किसके बराबर होगा? ए पी बराबर होगा बेटा ये, ए पी किसके बराबर? एफ कॉस ऑफ थीटा। ये तरह से बना लिख लें आप, ये बन जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा। और ओ ए किसके बराबर है बेटा? डी के। तो देखो वही फार्मूला बन गया, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ डी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। लेकिन आपने मालूम क्या किया था बेटा? एरिया। एरिया मालूम किया तो आपके पास क्या चीज बन गई? वर्क बन गया बेटा। ठीक है। किसका वर्क बन गया? वर्क डन बाय द बॉडी
बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हुआ है किसकी वजह से, एफ कॉज ऑफ थीटा फोर्स की वजह से। बात समझ आ गई? कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो।